Hello everyone, welcome back to my channel. So today my topic related to remedies for breach of contract. यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर रद्द हो जाता है, परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो उस टाइम क्या क्या रेमेडीज दी जाती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं हो पाना, यानी कॉन्ट्रैक्ट का फेल हो जाना परफॉर्म करने के लिए, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह की होती हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड द एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है, जिसमें प्रोमाइजर पहले ही मना कर देता है कि वो ड्यू डेट पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। जब प्रोमाइजर रिफ्यूज कर देता है अपने ऑब्लिगेशन, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बिफोर टू स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले ही मना कर देना, तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि 15 तारीख को वस्तुओं की डिलीवरी करनी थी, लेकिन 15 तारीख से पहले ही 9 तारीख को उसने बोल दिया कि मैं वस्तुओं को नहीं पहुंचा सकता हूं या नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे। एक्चुअल ब्रीच क्या होती है, जब ड्यू डेट पे कोई भी व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है या ड्यू डेट पे अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको हम एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। जहाँ पे एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को ड्यू डेट पे पूरा नहीं कर पाती है, तो उसको एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। जैसे कि 15 तारीख को वस्तुओं का ना पहुंच पाना, उसको हम एक्चुअल ब्रीच कहेंगे। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कानून की नज़र में कुछ रेमेडी, कुछ बेनिफिट दिए गए हैं सामने वाले एग्रीड पार्टी को। जो भी दुखी पार्टी होगी वो उन रेमेडी के लिए क्लेम कर सकती है कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट ने या लीगल रिड्रेसल के अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडीज दी गई है कि जब भी लीगल रिड्रेसल के अकॉर्डिंग सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी दी है, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कानून की नज़र में वो कौन कौन सी रेमेडी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो रेसिशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का रद्द कर देना, रेस्टिट्यूशन यानी कि जो भी बेनिफिट हमने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दिए हैं उनको वापस लेना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि डिमेजेस के अलावा भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकते हो, इंजंक्शन यानी कि किसी चीज़ को रोकने के लिए कह सकते हो स्टे ऑर्डर के थ्रू, या क्वांटम मेरिट यानी कि जितना आपने काम किया है उतने का आप क्लेम कर सकते हो, यानी पैसे मांग सकते हो। डिमेजेस क्षतिपूर्ति, जितने का आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई आप करवा सकते हो। तो ये रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मिलती हैं। अब वन बाय वन हम इन रेमेडीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन नंबर 64 में डिफाइन किया है। रिसेशन का मतलब होता है रद्द करना, कि यानी कि जब कोई पार्टी अपने परफॉर्मेंस को देने के लिए मना कर देती है, तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देती है, यानी रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई पार्टी रिफ्यूज हो जाती है, मना करती है अपने दायित्व को पूरा करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिसेशन नहीं होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता है। कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तब भी रद्द कर सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नेचर का है या फिर अनलॉफुल नेचर का है, यानी कि एक पार्टी मना कर रही है तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट सही नहीं है, अनलॉफुल है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता है, जब जो भी शिकायत करता है उसकी शिकायत रेक्टिफाई हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता है। जब टर्म एंड कंडीशन में किसी तरह का चेंज जो है वो आपने खुद किया है, नॉट टू द नेचुरल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। जब पार्टी कैन नॉट बी रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, जब पार्टी जो ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। where the third party have during the substance of the contract require right to good faith, जब कॉन्ट्रैक्ट जब तक था तब तक किसी पार्टी को अगर गुड फेथ एक्वायर हुआ है, वैल्यू मिली है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा, परफॉर्म ही करना पड़ेगा। या तो या फिर ओनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी रिसिंडेड, जब कुछ पार्टी कैंसिल होता है बाकी पार्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो जितने भी पार्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट के वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, ओनली वन पार्ट ही कैंसिल होगा, तो उस केसेस में भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है तो कौन कौन से बेनिफिट, मतलब किस तरह के इफेक्ट जो है वो निकलता है उसका। सबसे पहले आता है कि एग्रीड पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो दुखी पार्टी है वो अपने दायित्व को अब परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया है या मना किया है, कैंसिल किया है। दूसरा, एग्रीड पार्टी कंपनसेशन डिमेंसेस के लिए क्लेम कर सकती है, और अगर उस पार्टी ने किसी तरह की पेमेंट एडवांस में दी है वो भी पेमेंट वो ले सकती है वापस। तो ये इफेक्ट जो है वो रिसेशन के रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, A promised to B to sell furniture rupees 10,000,
ऑन 15 जून ए ने बी को प्रॉमिस किया कि 10,000 का वो फर्नीचर देगा और बी भी एग्री हो जाता है उसकी पेमेंट करने के लिए, बट यहाँ पे लेटर ऑन क्या होता है कि ए रिफ्यूज़ हो जाता है फर्नीचर देने के लिए, मतलब ए मना कर देता है कि वो फर्नीचर नहीं देगा, तो यहाँ पे बी भी लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए। दूसरा केस देखते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो 5 पैक शुगर के देगा एक निश्चित डेट पे। यहाँ बी एग्री हो जाता है कि जैसे ही उसको गुड्स मिलेगी वो पेमेंट कर देगा, लेकिन यहाँ पे ए ने सप्लाई नहीं की तो बी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड आपको रेमेडीज मिलती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो भी उसने बेनिफिट या प्राप्ति हुई है कॉन्ट्रैक्ट में पहले, या उसको कोई बेनिफिट डिलीवर हुआ है, वो बेनिफिट आप वापस ले सकते हो। तो रेस्टिट्यूशन मीन पुट द पार्टी इनटू ओरिजिनल पोजीशन, यानी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा वापस आना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई भी किसी तरह का बेनिफिट किसी पार्टी को दिया है तो वो आप वापस ले सकते हो, यानी रिटर्न द बेनिफिट रिसीव बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड बन जाता है या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड बन जाता है तो जो भी बेनिफिट आपने किसी दूसरे पार्टी को दिए हैं वो दोबारा से आप वापस कर सकते हो। ये रेस्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, इक्विटी और जस्टिस के आधार पर ये बेस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ए ने बी को 2000 दिए कि वो सी के साथ शादी कर लें, तो सी की डेथ हो जाती है तो अब सी की शादी बी के साथ तो नहीं होगी, तो यहाँ पे ए ने जो भी 2000 पैसे बी को दिए हैं वो वापस क्लेम कर सकता है, वापस लेने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट आता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट क्या है? जितना आपने काम किया है उतने के लिए क्लेम करना, उतने के लिए कंपनसेशन क्लेम करना। अगर किसी कारणवश ऐसा कोई काम जो पार्टी जिसकी पार्टीशन हो सकती है, जितना काम जो है डिवाइड हो सकता है, तो जितना भी काम आपने किया है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, उसकी पेमेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, यानी कि जितना आपने कमाया है उतना आप उतने के लिए आप कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकते हो। जब भी पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू बी वर्क डन, जब भी हम पेमेंट जितना भी काम होता है, जितना भी काम कंप्लीट किया है उसके हिसाब से करते हैं, तो वहाँ पे क्वांटम मेरिट के आधार से कंपनसेशन क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाती है। अब कुछ ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे क्वांटम मेरिट जो है वो अराइज होता है। फर्स्ट आता है वेयर द वर्क हैज बीन डन एंड एक्सेप्टेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट विद सब्सिक्वेंटली डिस्कवर टू बी वाइड। जब आप कॉन्टैक्ट करते हो और जो कॉन्टैक्ट करने के बाद जितना भी काम होता है वो वाइड हो जाता है, तो उस केसेस में जितना भी आपने काम किया होता है उसकी पैसे की रिकवरी आप सामने वाली पार्टी से कर सकते हो। अगर सामने वाली पार्टी कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर देती है, तो आपने माना एक ही बिल्डिंग बनाई है, दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो जितना आपने बनाया है उतने के लिए आप क्लेम कर सकते हो। सेकंड, समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू बी ग्रेट्यूसली, यानी कि ऐसा कोई काम आपने किया है जिसकी इंटेंशन रिसीविंग टू पेमेंट है, यानी कोई व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा है, एक्ट कर रहा है, या डिलीवरी टू समथिंग, कोई काम कर रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए इस इच्छा से कि उससे वहां से पेमेंट आएगी, तो अगर उसने कोई काम किया है तो वहां से वो अपनी पेमेंट को एंजॉय कर सकता है, पेमेंट को प्राप्त कर सकता है। थर्ड आता है when the completion of the contract has been prevented by act and other party of the contract। जितना भी काम आपने कंप्लीट किया है, जितना भी वर्क आपने डन किया है उसकी आप रिकवरी कर सकते हो, यानी कि जितने भी काम आपने कंप्लीट किया है उसका कितना भी पैसा मिलता है बनता है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। फोर्थ आता है where the contract is divisible and party enjoy the benefit of the work done। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी पार्टी के साथ ऐसा किया है जो डिविजिबल नेचर का है, जिसको आप विभाजित कर सकते हैं, तो जितना भी विभाजन हुआ है उसमें से आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, where there is a contract in rental service and but there is no agreement of the remuneration। आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जहाँ पे आप सर्विस तो दे रहे हो लेकिन आपको रेमुनरेशन कितनी मिलेगी ये डिसाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे रिजनेबल रेमुनरेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो। आपने कोई इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, और आपने काम पूरा कंप्लीट किया है, तो उस सिचुएशन में भी आप क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक्स एक राइटर है, उसने एम को कहा कि उसके मैगजीन में 12 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, जबकि उसने 6 ही आर्टिकल पब्लिश किए, तो जितना उसने काम किया है, मतलब जितना उसने 6 आर्टिकल का काम किया है, तो उतने की ही पेमेंट जो है यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट आता है कौन उसके लिए क्या बेनिफिट है, क्या रेमेडीज हैं। स्वीट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि वेयर डिमेसिस इज नॉट टू एडुकेट रेमेडी, जब डिमेसिस क्षतिपूर्ति एक पूर्ण नहीं होती है रेमेडी के तौर पे, तब कोर्ट से ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आ सकता है।
जब ये ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लॉ या टर्म एंड कंडीशन के आधार पे आता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर डैमेजेस जो है वो काफ़ी होती है रेमेडी के तौर पे, और जहाँ पे पर्सनल सर्विस की कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज हो गया, पर्सनल सर्विस है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही कोई पार्टिकुलर व्यक्ति मैरिज करेगा, तो उस केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए थर्ड पार्टी के लिए हम नहीं बोल सकते हैं। और जहाँ पे वेयर द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज टू कैरिंग आउट, जहाँ पे कोर्ट जो है सुपरवाइज नहीं कर सकता है, जैसे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, तो वहाँ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। एंड वेयर वन ऑफ द पार्टीज माइनर, जहाँ पे दोनों पार्टी में से एक पार्टी माइनर होगी, वहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट इनएक्टेबल टू ईदर पार्टी, जब किसी पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनएक्टेबल है तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट इररेवोकेबल नेचर का होगा, जिसको हम समाप्त कर सकते हैं, तो उस टाइम भी आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने ऐसा बनाया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रा वायरस में है, मतलब उसके बाहर है, तब भी उस केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एग्रीड पार्टी जो है वो क्लेम कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ए एग्री टू सेल टू आर्टिस्ट पेंटिंग 30,000, जहाँ बाद में क्या होता है कि ए जो है वो मना कर देता है कि वो नहीं सेल करेगा। यहाँ पे बी फाइल करता है केस। अब बी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है कि जो ए ने 30,000 में पेंटिंग मुझे सेल करनी थी वो दोबारा से सेल करें, उसी को ही हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है सूट फॉर इंजेक्शन यानी स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर जो है वो कोर्ट के थ्रू दिया जाता है, लॉ के थ्रू दिया जाता है। ये अगर कोई व्यक्ति पार्टिकुलर एक्ट जो है वो नहीं कर रहा है ढंग से, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर ये कोर्ट का ऑर्डर होता है और हर व्यक्ति को ये मानना पड़ता है। जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को कोई नहीं मान रहा है तो स्टे ऑर्डर के थ्रू उसको मनवाया जाता है। स्टे ऑर्डर क्या होता है? वेयर द पार्टी डज समथिंग विच इज प्रोमिस्ड नॉट टू डू, यानी कि जो चीज़ ना करने के लिए बोला गया है और वो कर रही है वो पार्टी, तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर आता है कि वो चीज़ ना करे। स्टे ऑर्डर क्या होता है? स्टे ऑर्डर होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, मतलब ये चीज़ वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे स्टे ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर आने पे या इंजेक्शन आने पे क्या-क्या प्रभाव होते हैं? पहला आता है प्रिवेंशन, यानी कि एक तरह की प्रिवेंटिंग रिलीफ मिलती है पार्टी को, जो दुखी पार्टी है उसको प्रिवेंटिव रिलीफ मिलती है। दूसरा, इंजेक्शन पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है, आइडेंटिटी के लिए हो सकता है, सारे मतलब वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए अप्लाई नहीं होता है, होल कम्युनिटी के लिए अप्लाई नहीं होगा। आप स्टे ऑर्डर किसी पार्टिकुलर एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए ले सकते हो, सारे के सारे पूरी गाँव के लिए या फिर पूरे समाज के लिए नहीं हो सकता। इंजेक्शन जो है वो एंगेज टू इंडिविजुअल होता है और तब दिया जाता है जब व्यक्ति जो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी व्यक्ति इंजेक्शन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है या फिर स्टे ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो कानून की नज़र में उसको पनिशमेंट दी जाती है। एंड ऐसा कोई एक्ट स्टे ऑर्डर वहाँ दिया जाता है, ऐसा कोई एक्ट जो रोकना हो, है ना, रॉन्गफुल एक्ट को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाता है। इंजेक्शन ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है। कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है? पहला, जहाँ पे डिमेजेस जो है एप्रोप्रिएट रेमेडी है, मतलब डिमेजेस काफ़ी होती है रेमेडी के तौर पे, और जहाँ पे स्टे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब स्टे ऑर्डर एक एप्रोप्रिएट रिलीफ नहीं माना जाता है, तो वहाँ स्टे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफाई इन्फोर्स्ड, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स नहीं करवा सकते हैं, और जहाँ पे स्टे ऑर्डर जो है वो ऑपरेट नहीं, इक्विटेबल नहीं होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, और जहाँ पे प्लेंटिफ को लगता है कि स्टे ऑर्डर से काम चलने वाला नहीं है, मतलब प्लेंटिफ जो दुखी करता है उसको ऐसा लगता है कि स्टे ऑर्डर इनफ नहीं है, तो वहाँ स्टे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपको रेमेडी आती है द सूट फॉर डैमेजेस, यानी सेक्शन 73-75 में ये डिफाइन है। डैमेजेस क्या होता है? यानी कि लॉस, जो भी आपको लॉस है उस लॉसेस पे आप कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। जितना भी आपको लॉस है, उतने के लिए भरपाई के लिए आप बोल सकते हो। अब आपको 500 का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो 500 के लॉस के लिए आप बोल सकते हो। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन में कंसिडरेशन है, वो आपका लॉस हो सकता है, तो आप लॉस की भरपाई कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस, या फिर आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है, या फिर नॉमिनल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है। तो आपके जिस भी प्रकार का आपका लॉस हुआ है, उसके लिए आप कंपनसेशन मॉनेटरी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक केस की बात करूँगी, द हार्डले वर्सेस टू ब्लैकजेंडर केस। यहाँ पे हार्डले की मिल में काम रुक गया था ड्यू टू दैट कि उसके पास शाफ्ट की शॉर्टेज पड़ गई थी। जो शाफ्ट था ते डिलीवर्ड बाय द बी ने यहाँ पे डिलीवर करना था, लेकिन बी के किसी कारणवश मतलब वहाँ पे
कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बी के पास कि डिले उसके काम में हो गया। अब बी के डिले के कारण एच की जो मिल है वो बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, उसका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट करते वक्त एच ने ये बी को नहीं बताया था कि वो पूरी तरह से बी के ऊपर डिपेंडेंट है, पहला कंडीशन। दूसरा, उसके टर्म एंड कंडीशन में ये भी नहीं बताया था कि बी का वस्तु को देना कितना ज़रूरी है ना, इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये तो जस्ट ओनली जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन जितने की डिलीवरी करनी थी उसी का ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो बी देगा एच को, वो कंपनसेशन देगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन के आधार पे जो कंसिडरेशन डिसाइड था, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि एच ने कोर्ट में केस किया कि उसकी मिल का जितना भी लॉस है दे कैन बी फुलफिल्ड बाय द बी, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। कंपनसेशन या लॉस डिमेसेस क्या है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के कारण जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही बी कंपनसेट करेगा एच को, ठीक है, हार्टली को। तो ये केस का ऑर्डर आया था। तो इट्स मीन कि जो कंपनसेशन है, जो डिमेजेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन क्या थी, कंसिडरेशन क्या था। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उतने की आपकी कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ डिमेजेस। अब टाइप्स ऑफ डिमेजेस में फर्स्ट वन आता है हमारा जनरल, ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटरी डिमेजेस। तो जनरल को आपके ऑर्डिनरी या कंपनसेटरी डिमेजेस भी कहते हैं। जो भी डायरेक्ट लॉस होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, जितना भी आपके एग्रीड पार्टी को लॉस होता है वो डायरेक्ट लॉस, मतलब जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टी जितना भी अमाउंट बनता था लॉस का, वो डायरेक्ट लॉस माना जाएगा और उसी के लिए क्लेम करेगी एग्रीड पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ए ने बी के साथ कॉन्टैक्ट किया कि वो 100 बैग राइस के ले गए और डिलीवरी डे जो है वो बी यहाँ पे डिलीवरी 100 बैग की नहीं करता है। तो एक एक जो कंपनसेशन के लिए क्लेम करेगा वो 500 रुपीज़ ही करेगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो 500 रुपीज़ का हुआ था 100 बैग का, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लेम होगा वो 500 रुपीज़ का होगा, तो इसको जनरल लॉस कहते हैं जो 500 का हुआ है। तो जनरल लॉस आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन में आपका जो अमाउंट होता है वही आपका जनरल लॉस होता है, जितने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जितने की आपने डील की थी। सेकंड आता है special या particular damages. Special damages are those which arise out of the special या extraordinary circumstances at the time of the breach of contract. तो जो आपकी एक तरह की स्पेशल जो डिमेजेस होती है या पार्टिकुलर डिमेजेस है वो आपकी आउट ऑफ स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से बाहर होती है, मतलब एक्स्ट्रा होती है। स्पेशल डिमेजेस कैन बी क्लेम ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस के आधार पे हम इसको क्लेम कर सकते हैं जब कोई स्पेशल लॉस हुआ होता है, ठीक है। ये तभी क्लेम होती है जब स्पेशल लॉस का होना ज़रूरी है। अगर आपका स्पेशल लॉस नहीं हुआ है या पार्टिकुलर लॉस नहीं हुआ है तब ये क्लेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एस सेंड सैंपल ऑफ इस प्रोडक्ट फॉर एग्जीबिशन टू एजेंट ऑफ द रेलवे कंपनी फॉर कैरिज टू न्यू दिल्ली फॉर द एग्जीबिशन। एक्चुअली एक सैंपल सेंड करता है रेलवे को कि न्यू दिल्ली में वो एग्जीबिशन में लगना था, एंड कंसाइनमेंट नोटिस स्टेटेड मस्ट बी द न्यू कैटर द मंडे 13 ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द कंपनी गुड्स रीच ओनली आफ्टर द एग्जीबिशन। जो आपको रेलवे के डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन के लिए वस्तुएं बेची थी वो एग्जीबिशन के बाद में पहुंची। तो जनरली बात है, देखो उसका दोनों तरह का लॉस हुआ। पहला तो लॉस ये हुआ कि एग्जीबिशन नहीं लगी, ठीक है। दूसरा लॉस ये हुआ डिले के कारण। तो कंपनी वाज लायबल टू लॉस कॉज्ड बाय लेट अराइवल ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज कंपनी एजेंट वाज अवेयर टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जबकि कंपनी को बोला था कि वहां पे एग्जीबिशन लगनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कंपनी लायबल होगी लॉस के लिए जो प्रोडक्ट जो है वो टाइमली नहीं पहुंचा, और कंपनी बिकॉज कंपनी एजेंट अवेयर था स्पेशल सर्कमस्टांसेस से, ठीक है। तो दैट्स द मीन कि यहाँ पे स्पेशल डिमेजेस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, तो जितने का हमारा लॉस हुआ है सिर्फ उसी से भरपाई नहीं होगी, बल्कि एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, उसी को ही हम स्पेशल डिमेजेस कहते हैं। मतलब जितने का हमारा जो सामान था, मटेरियल था, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमारा अमाउंट बनता है वो भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है विंडिक्टिव या फिर पुनिटिव डिमेजेस। अब विंडिक्टिव डिमेजेस क्या होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हर्ट करते हैं या जब रेपुटेशन किसी व्यक्ति की हर्ट होती है तो उस केसेस के लिए वो व्यक्ति डिमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। जब हम नेगेटिवली तरीके से किसी की रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं या गुडविल को हर्ट कर रहे हैं तो कोर्ट ये ओपिनियन देता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन हर्ट हुई है वहाँ पे कंपनसेशन ही इनफ नहीं होता है, बल्कि उसके रेपुटेशन का भी लॉस हुआ है तो इमोशनल डैमेजेस से भी यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा।
तो विंडिक्टिव डैमेजेस को या पुनिटिव डैमेजेस को आप इमोशनल डैमेजेस भी कहते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, मतलब आप ये डैमेजेस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द मैरिज, मतलब आपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ टाइम बाद आपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो सामने वाले की रेपुटेशन हार्म होती है, तो यहाँ पे आप विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा, डिसऑनर ऑफ द चेक, यानी ऐसा बहुत सा कम अमाउंट जो चेक के लिए गया था और वहाँ पे डिस्काउंटेड नहीं होता है, डिसऑनर हो जाता है, जबकि आपके अकाउंट में पैसे थे, तो वहाँ पे भी सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म होती है। जनरली सी बात है कि आपके अकाउंट में पैसे थे, लेकिन जैसे 100 रुपए का चेक था, लेकिन वहाँ पे 100 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आपके अकाउंट में पैसे होने के बावजूद भी अगर ऐसा होता है, तो वहाँ पे भी आप विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कि ए एंटर टू मैरिज बी एंड लेटर ऑन ए टर्मिनेट टू कॉन्ट्रैक्ट, ए जो है वो मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म होती है, तो आप व्यक्ति जो है वो इमोशनल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ओके, लेकिन जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे इमोशनल डैमेजेस उस मैरिज के केसेस में भी क्लेम नहीं होंगे। फोर्थ वन आता है कि व्यक्ति जो है वो नॉमिनल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। अब वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट टू फैक्ट सफरिंग एनी लॉस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन किसी तरह का बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। ओके, लेकिन जो भी डैमेजेस हैं वो बहुत नॉमिनल है, स्मॉल नेचर के हैं, या मतलब 1 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें जो डैमेजेस होते हैं, मतलब इसमें इसमें जो आप कंपनसेशन या लेते हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू मिलती है, और कोर्ट के थ्रू क्यों मिलती है कि ताकि लोग जो है वो कानून का पालन करें। These damages merely acknowledge the aggrieved party has proved his case and won, मतलब ये damages ज़्यादातर तब होते हैं कि aggrieved party केस करती है और मतलब केस का aggrieved party जो है वो केस करती है and they are won and जीतती है। Award of the nominal damages purely to discretion of the court, मतलब कोर्ट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए नॉमिनल डैमेजेस होते हैं। ये बहुत कम अमाउंट जो है वो होता है सामने वाले पार्टी को पे करने के लिए, 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है। क्यों होता है? ताकि लोग कानून को पालन करें, कानून को फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ और अ पार्टनर एम्प्लॉयड टू बी फॉर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर, ए फर्म जो है कंसिस्ट करती है कि पार्टनर जो है वो 2 पार्टनर बी के साथ काम करेंगे, लेकिन आफ्टर द 6 मंथ 2 पार्टनर रिटायर, दोनों पार्टनर रिटायर हो जाते हैं। नाउ जो अदर पार्टनर है दे आर डैनी टू द वर्क विद द कंटिन्यू पार्टनर, वो मना कर देते हैं कि जो भी साथ में पार्टनर काम कर रहे हैं उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। अब इसके कारण जो है वो नॉमिनल डैमेजेस हुआ होता है, लेकिन कोई किसी तरह का लॉस नहीं हुआ होता है, तो इस केसेस में जो सामने वाली पार्टी है वो नॉमिनल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर द डेटोरेशन ऑफ द कॉस्ट बाय डिले, मतलब आप डिले वस्तुओं को भेज रहे हैं, तो वहाँ पे अगर डिले के कारण या डेटोरेशन के कारण जो कोई भी डैमेजेस हो रहा है, तो वहाँ पे आप लॉस की भरपाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु लेट पहुँचती है, जिसके कारण जो वस्तुएँ खराब हो जाती हैं, वो अच्छे कंडीशंस में नहीं होती है, तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं, या जिस फिजिकल हालत में वो वस्तुएँ होनी चाहिए, उस फिजिकल हालत में नहीं है, तो वो डेटोरेशंस के कारण भी अगर लॉस है ड्यू टू द डेटोरेशंस, तो वहाँ पे भी आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ द डेटोरेशंस कॉज्ड बाय गुड्स बाय डिले के कारण हो सकती है। डैमेज कैन बी रिकवर्ड बाय द कैरियर इवन विदाउट द नोटिस, जो कैरिज करने वाला व्यक्ति है उसकी डिले के कारण भी हो सकती है। सो ये जो डेटोरेशन है वो फिजिकल डैमेजेस के लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई होता है, मतलब गुड्स का खराब हो जाना, अदर चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है डैमेजेस फॉर द इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, मतलब किसी पार्टी को फिजिकली डिस्कम्फर्ट से वो सफ़र कर रही है या इनकन्वीनियंस है, जिसके कारण ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कई बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण व्यक्ति जो है वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस के कारण गुजरता है, तो उसके लिए वो क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, होप्स बसी लंदन SWL पेल कंपनी का एक केस है कि ऐश विद हिज 5 चिल्ड्रन टुक ए टिकट फॉर ए मीट ट्रेन एंड ट्रांसपोर्ट टू ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर इज लिव। यहाँ पे ऐश और उसकी वाइफ ने टिकट लिया मीट ट्रेन में और उसने ट्रांसपोर्ट किया, और जब वो सुबह पहुंचे तो रॉन्ग प्लेस पे थे, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब पूरी रात सफ़र करना पड़ा, तो यहाँ पे इनकन्वीनियंस हुई ना,
तो इस तरह इट्स मीन कि जिस तरह की इनकन्वीनियंस के लिए व्यक्ति जो है वो क्लेम कर सकता है। सो एच वाज अवॉर्डेड कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस बट नथिंग फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस टू वाइफ एंड कफ एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इनकन्वीनियंस के जो असुविधा होने के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए क्लेम होगी, ना कि अदर अमाउंट के लिए क्लेम होगा।